हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो भी बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं और 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूं। और यहाँ पर हर चैप्टर का डिटेल में ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और कम से कम हर चैप्टर का 1 से 150 क्वेश्चन, यानी कि अप्रोक्स 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन जो रहेगा वह हर एग्जाम में, मतलब बिहार बोर्ड का जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछे हुए सबका रिवीजन कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन अपना जो खुद से बनाए उसका भी हम लास्ट में रिवीजन कराएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में टोटल 100, हाँ, 150 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है। अगर एक दिन में अगर हम क्वेश्चन 20 कराते हैं, ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कराने के साथ यानी कि एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लगेगा। जरूरी नहीं कि हम एक दिन 20 कराएं, 25 भी हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते चलोगे तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हम हर चैप्टर को एक हफ्ता में खत्म करेंगे, यानी कि 150 तक क्वेश्चन लाए हैं हर एक चैप्टर का। और हर चैप्टर को हम एक हफ्ता में खत्म करेंगे, ट्रिगो हो, ज्योमेट्री हो, या हर कोई भी चीज हो। ठीक है ना। जो चैप्टर थोड़ा ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है, हार्ड है, उसको थोड़ा मान लो कि एक हफ्ता में नहीं खत्म होगा, 2 हफ्ता में खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 150 तक हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे। और उसके करने के बाद हर सैटरडे को, ठीक है ना, टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों के गूगल फॉर्म के द्वारा। और जितने भी लोग टेस्ट देंगे वो एक बार कमेंट करके या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं वहां पर एक ग्रुप बना करके रेडी कर दूंगा, और वहां पर आप लोगों को टेस्ट देना है, और आपको तुरंत इंस्टेंट नंबर पता चल जाएगा कि हाँ, कि आप कितना स्कोर कर पाए हो। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ पाए होंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर का तो मैं डिटेल में करूंगा। ठीक है ना। थोड़ा धीरे चलूंगा, लेकिन हाँ, समय के साथ साथ जैसे आप इसमें माहिर हो जाओगे मैं अपना स्पीड बढ़ा लूंगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा। आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ समांतर श्रेणी। ठीक है ना। समांतर श्रेणी पे लगभग 150 के करीब मैंने क्वेश्चन सेट किया है और उसी पे आज क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले को सवाल आता है कि समांतर श्रेणी का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, या आता भी है क्वेश्चन में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, कि कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पहचान करने आना चाहिए कि समांतर श्रेणी में कौन सा श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सर, हम समांतर श्रेणी का पहचान कैसे करेंगे? तो समांतर श्रेणी का पहचान करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीका है। ठीक है ना। आप उस अलग अलग तरीका नहीं, एक ही तरीका है। आप एक तरीका से समांतर श्रेणी को पहचान कर सकते हो। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी होता क्या, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं श्रेणी को। और श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है। तो सीक्वेंस को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है। SEQUENCE। ठीक है ना। बिना देर के हुए हम लोग जल्दी जल्दी समझेंगे इस चीज को, ज्यादा भारी चीज नहीं है। और 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा आज, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, लाइव क्लास, लेकिन कुछ दिक्कत आ गया उसमें। ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इंटरनेट का, इसीलिए मैंने क्लास को कैंसिल कर दिया, लाइव क्लास को, और मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी एक नंबर का समूह होता है। ठीक है ना। नंबर का समूह होता है जिसमें हर एक पद के बीच एक डिफाइंड रूल लगता है। ठीक है ना। डिफाइंड रूल कहने का मतलब क्या होता है, आप समझ जाओगे एग्जाम्पल से। ठीक है ना। ज्यादा अगर मैं समझाने लगूँ तो पता चलेगा कि ज्यादा समझाने लगूंगा ना तो अब समझ नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि मैं ही भूल जाता हूँ कि मुझे क्या समझाना है। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल से 100% समझ में आएगा। ठीक। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लो आप, 2 4 6 8 10। ठीक है ना। ये 2 का अगला पद 4 है, 4 का अगला पद 6 है, 6 का अगला पद 8 है, 8 का अगला पद 10 है। ठीक है ना। इसी तरह 4 का पिछला पद 2, 6 का पिछला पद 4, 8 का पिछला पद 6, 10 का पिछला पद 8। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। 2 का अगला पद 4, 4 का अगला पद 6, 6 का अगला पद 8, 8 का अगला पद 10। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखाऊंगा कि सर, इस सीक्वेंस के, इस श्रेणी के हर एक पद के बीच, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद, और इसको बोलते हैं पांचवा पद। बात समझ गए ना। पद को ए से डिनोट करते हैं। A1 मतलब प्रथम पद, A2 मतलब द्वितीय पद, A3 मतलब तृतीय पद, A4 मतलब चौथा पद, A5 मतलब पांचवा पद। ठीक है। कभी कभी T1 T2 T3 भी दे देता है, तो आप समझ लेना। T1 मतलब प्रथम पद, A1 मतलब प्रथम पद, T2 मतलब
द्वितीय पद, A2 मतलब द्वितीय पद। तो आप कंफ्यूज मत करना, अगर बोल दे T10 10वां पद, A10 तो 10वां पद, ऐसे समझना, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 A5 इतना दिया गया। अब देखो हर एक पद के बीच, अब देखो अगले पद से पिछला पद को घटाओ, कितने का डिफरेंस आएगा। देखो 4 में से 2 को घटाओगे तो सर 2 का गैप आ रहा है, कहने का मतलब सर हर एक पद के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है सर। इसके भी बीच कितने का गैप है सर, 2 का गैप है। इसके बीच कितने का गैप है सर, 2 का गैप है। इसके बीच कितने का गैप है सर, 2 का गैप है। तो कहने का मतलब हर एक जगह गैप बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस सीक्वेंस के बीच मान लो कि कोई नंबर का समूह दिया गया है, और नंबर के समूह, नंबर के हर एक पद, उस समूह के हर एक पद के बीच कोई डिफाइंड रूल लग रहा होगा, तो वह सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बाबू कि ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, क्यों सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि इस नंबर के समूह में हर एक पद के बीच 2 का गैप है, 2 2 2 का गैप है। ध्यान से देखो ना, 2 में जब 2 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करने के बाद ये 10 हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हर एक पद के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो एक डिफाइंड रूल लग रहा है, और डिफाइंड रूल कौन सा है, ठीक है ना, वह डिफाइंड रूल है आपका हर एक पद में 2 का ऐड होना। और हर एक पद में 2 का ऐड होना कहने का मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पर एक डिफाइंड रूल है, और इस तरह से ये नंबर का जो समूह है वह सीक्वेंस कहलाता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल पर चलते हैं, अगले एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3 6 9 12 15। तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। A1 भी बोल सकते हो, T1 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। T2 भी बोल सकते हो, T3 भी बोल सकते हो, T4 भी बोल सकते हो, T5 भी बोल सकते हो। बोलोगे सर कि हम एक जगह A1 A2 लिखे, एक जगह T1 T2 लिख दिए। बाबू ये मैं ये समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि आप कंफ्यूजन हो। T1 मतलब भी प्रथम पद, A1 मतलब भी प्रथम पद, A5 मतलब पांचवा पद, T5 मतलब पांचवा पद। कंफ्यूज मत करना। थोड़ा ध्यान से देखिए, हर एक पद के बीच अगले से पिछला पद घटा लो। 6 में से 3 घटाओ, 3 आ रहा है। 9 में से 6 घटाओ, 3 आ रहा है। 12 में से 9 घटाओ, 3 आ रहा है। 15 में से 12 घटाओ, 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब सर हर एक पद के बीच 3 का गैप है सर। हर एक पद के बीच 3 का गैप है सर। ठीक है, +3 का गैप है, यानी कि +3 ऐड कर रहे हो तब जा करके। एक काम करो, प्लस को हटा दो। ठीक है ना, प्लस को हटा दो, प्लस को हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। बस गैप मतलब गैप, ठीक है ना। डिफरेंस मतलब डिफरेंस। आ जाओ, ध्यान से देखो। 3 का गैप है सर, 3 का गैप है, यहाँ पर भी सर 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है। तो कहने का मतलब इस सीक्वेंस के, यानी कि इस सीक्वेंस, इस नंबर के समूह के हर एक पद के बीच 3 3 का गैप है। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा नंबर का समूह सीक्वेंस। ठीक है, क्यों सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि ये नंबर का समूह एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि +3 +3 +3 हर एक टर्म में ऐड हो रहा है। बात समझ गए। आ जाओ फिर तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 4 5 6 8, फिर 10 11 13। ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो हर एक टर्म, अगले पद से पिछला पद घटाओ 1 आ रहा है, फिर अगले पद से पिछला पद घटाओ 2 आ रहा है सर। जैसे ध्यान से देखो, इधर कितने का गैप है सर, 1 का गैप है। आप लोग बोलोगे 2 का गैप है, इधर 1 का गैप है, 1 का गैप है सर। और यहाँ पर सर अचानक 2 का गैप हो गया सर, यहाँ पर 2 का गैप हो गया, लीजिए यहाँ पर 1 का गैप हो गया, यहाँ पर 2 का गैप हो गया सर। इस नंबर के समूह में, ठीक है ना, आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि सर इस नंबर के समूह में जितने भी पद है, ठीक है ना, उस पद के बीच का कॉमन जो गैप है, ठीक है ना, जो गैप है वह बराबर नहीं है। समझ रहे हो, जो कॉमन गैप होना चाहिए वह बराबर नहीं है। गैप जो है बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो नंबर का समूह है सर, ये सीक्वेंस नहीं होगा। समझ रहे हो, अगर ये सीक्वेंस नहीं होगा, इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इस नंबर के समूह में हर एक पद के बीच
दो 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 का गैप है, यानी कि बराबर संख्या का गैप है, इसीलिए सीक्वेंस कहलाया। 3 6 9 12 15 ये नंबर का समूह, हर एक पद के बीच 3 3 3 का गैप है, इसीलिए सीक्वेंस कहलाया। हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो अब समझना ये है कि अगर कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है ना, और हर एक पद के बीच बराबर संख्या का गैप हो, मेरे बात को फिर से सुनना। अगर कोई सीक्वेंस है और उसके पद के बीच बराबर बराबर संख्या का गैप होगा, ठीक है, तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वह समांतर श्रेणी होगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और उसके पद के सभी नंबर्स के बीच, ठीक है ना, उसके पद के सभी नंबर्स के बीच गैप बराबर आ रहा होगा, तो वह सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। कहने का मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो कहने का मतलब सर ये सीक्वेंस आपका जो पहला है ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है इसके हर एक पद के बीच दो का गैप है, दो का गैप है। गैप चेक समांतर श्रेणी में बस इतना चेक करना कि गैप कितने का बराबर है, और वह गैप कहलाता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोले तो उसी को बोलते हैं हम लोग सारवंतर, और उसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं डी से, ठीक है ना। यहाँ पर हर जगह डी क्या है, दो है सर, डी का मतलब होता है सारवंतर, ठीक है। और आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल में, इस सीक्वेंस में हर एक पद के बीच गैप बराबर है, यानी कि गैप कितने का है, 3 3 3 का है। तो कहने का मतलब जिस सीक्वेंस के बीच सर आप बताए हैं कि जिस सीक्वेंस के पदों के बीच गैप बराबर होगा, ठीक है ना, गैप की संख्या बराबर होगा, तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, इस सीक्वेंस का पद है 3 6, गैप 3 का 6 9, गैप 3 का 9 12, गैप 3 का 12 15, गैप 3 का, और ये गैप को हम लोग बोलते हैं सारवंतर, ठीक है ना। और सारवंतर बराबर है, ठीक है ना, सीक्वेंस का सारवंतर बराबर है तो वह समांतर श्रेणी में होगा। तो कहने का मतलब सर ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बराबर है, अगर सीक्वेंस का सारवंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। अगर ये सर सीक्वेंस नहीं है तो ये सर समांतर श्रेणी भी नहीं होगा, ठीक है ना। समांतर, आगे समझ लेना, समांतर श्रेणी भी नहीं होगा, इस बात को समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी को कभी कभी हम लोग एपी से भी दिखाते हैं, इससे कंफ्यूज मत करना। तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या नोट लिखोगे आप लोग, कोई सीक्वेंस, SEQUENCE, कोई सीक्वेंस समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी एपी में, यहाँ पर सीक्वेंस का हिंदी मतलब होता है श्रेणी, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। कोई सीक्वेंस समांतर श्रेणी में तब होगा, तब होगा जब श्रेणी के सार्वंतर बराबर हो, सार्वअंतर बराबर हो, सार्वअंतर बराबर हो, ठीक है। आओ समझाते हैं, एक श्रेणी लिख लेते हैं ऐसे ही, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 1 नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं 5 10 15 20 25, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसमें कितने का गैप है, आप लोग देखोगे सर यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पर भी सर 5 का गैप है, यहाँ पर भी सर 5 का गैप है, यहाँ पर भी सर 5 का गैप है। तो इस सीक्वेंस के हर एक पद के बीच गैप बराबर है, 5 का गैप है, और इस 5 के, और ये जो 5 आ रहा है गैप, इसको बोलते हैं सारवंतर। और ये सारवंतर कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, हर अगले पद को उसके पिछले, हर अगले पद में से उसके पिछले पद को घटा देना। तो 5 का अगला पद क्या है, 10, ठीक है। तो 10 में से आप 5 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। फिर 10 का अगला पद क्या है, 15, 15 में से इसका पिछला पद घटा दो, कितना आ जाएगा, 5। फिर 15 का अगला पद क्या है, 20, 20 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। इस तरह से आप 25 में से 20 घटाओगे तो ये जो 5 5 आ रहा है ये सारवंतर है, ये क्या है, सारवंतर है। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तभी होता है जब उसका सारवंतर बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन पूछता है भाई एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। और समांतर श्रेणी के लिए सारवंतर हमेशा बराबर होता है, हर एक पद का सारवंतर बराबर होगा, ठीक है ना।
एक और एग्जांपल से करा देंगे आगे, आ जाओ इधर दिखाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ होगा किसी एग्जाम में, आ जाओ दिखाते हैं। जैसे कि मान लो, हम उसी एग्जांपल को लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। हम क्या बोले कि सारवंतर किसी भी समांतर श्रेणी के लिए बराबर होता है। जैसे ध्यान दो, हमेशा क्या करेंगे, सारवंतर मतलब अगले पद से पिछले पद को घटा देना, ठीक है। सारवंतर कैसे निकलेगा, एक काम कीजिए सर, अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए, 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। और थोड़ा ध्यान दो, ये बराबर होगा, सब बराबर होगा, अगले पद से पिछले पद को घटाओ, 15 में से 10, ठीक है, फिर अगले पद से पिछले पद को घटाओ, 20 में से 15 घटा दो, देखो हर बराबर आएगा, ठीक है ना। 25 में से पिछले पद को घटा दो, 20, ठीक है। ये क्या आ गया, ये भी सर 5 आ जाएगा आपका, घटाने के बाद ये भी सर 5 आ जाएगा, ये भी सर 5 आ जाएगा, ये भी सर 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सर, सारवंतर जो है ना, यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए एक बार रिलैक्स हो जाओ सब, ठीक है। जो जो बताए हैं आप उसको दिमाग में, उम्मीद है कि आप लोग फिट किए होंगे। कोई भी चीज, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होता है जब उसका सारवंतर आपस में बराबर हो, ठीक है ना। ध्यान से देखना, चलो दिखाते हैं। काम कर जाओ भाई। ध्यान से देखो, इसमें है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो सिंपल सा वही चीज, अगर समांतर श्रेणी में सर होगा तो हर एक पद के बीच कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन को चेक करेंगे, पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। पहले आराम से बताते हैं एकदम धीरे धीरे, ताकि सबको समझ में आए। अब एक का स्क्वायर एक होता है सर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, ये पता करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, सर्वंतर पहले पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे सर्वंतर, फिर देखो, अगले पद से पिछला पद घटा लो, 25 में से 1 घटा लो, कितना आ जाएगा, 24। सर 24 आ रहा है। फिर उन इस 49 में से 25 को घटा लो, ठीक है ना, अगले पद से पिछला पद घटाओ, ठीक है। तो आप 49 से आप 25 घटाओगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 24, ठीक है। और ये अगला पद है 343, ठीक है। 343 में से आप 49 घटा लो, ठीक है ना, घटाओगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 गया भैया, आ जाएगा 4, ठीक है ना। फिर 13 में से 4 गया 9, और ये बच जाएगा 294। अच्छा एक बात बताइए, अब हम क्या बोलेंगे आपसे कि देखो बाबू, यहाँ पर जो है ना आपका गैप, यहाँ पर गैप 24 का आ रहा है, तो यहाँ पर गैप 24 का आ रहा है, और यहाँ पर गैप अचानक 294 का आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, हम क्या बताए थे कि सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो सार्वंतर बराबर ही नहीं है, यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। कैसे पता चला नहीं है, यहाँ से सर देखिए ना, 24 आ रहा था, 24 आ रहा, अचानक 294 आ गया, तो यहाँ पे फेल हो गया। तो कहने का मतलब, अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो ऑप्शन ए भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में तभी होता है जब सारवंतर बराबर हो। तो समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो पहला नंबर चीज, ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सारवंतर बराबर नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जब बी चेक करने जाओगे बाबू, तो थोड़ा मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ताकि आपका कोई भी कैलकुलेशन कमजोर हो तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओ। रूट दो, ठीक है ना, रूट दो को रूट दो रहने दो। रूट 8 को लिख सकते हैं क्या, 4 दूना 8 अंदर में, ठीक है। रूट 18 को लिख सकते हैं, 9 दूना 18। रूट 32 को लिख सकते हैं, 16 दूना 32, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रूट 4 का मतलब होता है सर 2, रूट 9 का मतलब होता है सर 3, और रूट 16 का मतलब होता है सर 4, ठीक है। तो एक काम कीजिए, रूट 2 की जगह पे रूट 2 रहने दीजिए, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब कि ऑप्शन बी को इजी बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो बच्चे जिनको नहीं समझ में आता होगा, ठीक, रूट देख के डर जाते हैं, वो कंफ्यूज नहीं हो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा भैया, 2 रूट 2, ठीक है। और 9 जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 रूट 2। 16 जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 रूट 2। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर उर्दू के सामने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है तो एक लिखा गया है सर, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब सारवंतर चेक करते हैं। किसका सारवंतर चेक करेंगे? इसका, ठीक है ना। ये और ये वाला जो चीज है दोनों बराबर है, बस फर्क इतना है कि मैंने इसको सॉल्व करके नीचे लिख दिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है ना, समय कम लगेगा। अब अगले पद से पिछला पद घटा दो, अगला पद से पिछला पद घटा दो, ठीक है। यानी कि 2√2 से पिछला पद 1√2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर दो आम है और यहाँ पर सिर्फ एक आम है। दो आम में से एक आम घट जाएगा। √2 क्या है? तुम्हारा आम है, समझ रहे हो ना। तो √2 को तुम आम समझ लो और दो आम में से एक आम घटा लोगे, ठीक है ना, तो कितना आम बच जाएगा? एक आम। और आम को क्या बोले हैं? √2, ठीक है, लिख दो, ठीक है। आ जाओ अगला पद, 2√2 का अगला पद 3√2 है। अब 3√2 का पिछला पद घटा दो 2√2, ठीक है। घटाएंगे, यहाँ पर भैया तीन आम है और यहाँ पर दो आम है। तीन आम में से दो आम खा गए तो कितना आम बचा? और आम का मतलब है यहाँ पर √2, समझ गए ना। आम खाने मत चल जाना, ठीक। और इसका फिर अगला पद से पिछला पद घटा देंगे, 4√2 में से फिर इसका पिछला पद 3√2 घटा दो। भैया यहाँ पर चार आम लगा है, ठीक है, यहाँ पर दो आम, ठीक है, नहीं यहाँ पर तीन आम। चार आम में से, ये ऐसे पढ़ेंगे समझना, चार आम से तीन आम खा गए तो कितना आम बचा? एक आम बचा, ठीक है ना। और एक आम का मतलब है कि √2, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, तो सर यहाँ पर जितना भी टर्म आपने लिखा है सर, इधर यहाँ पे डैश डैश तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। जितना भी आपने सर्वांतर समानांतर श्रेणी का पद लिखा, हर एक पद के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो सार्वंतर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो सर सार्वंतर कितना आ रहा है? √2 का आ रहा है, ठीक है ना सर। सार्वंतर √2 का आ रहा है सबके बीच। तो कहने का मतलब, जिस समानांतर श्रेणी के बीच सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो वही समांतर श्रेणी होगा। जिस सीक्वेंस श्रेणी के बीच सार्वंतर बराबर हो जाए तो वह समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी समांतर श्रेणी। क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो भाई यही है समांतर श्रेणी, इसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी को आप भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी को चेक कर लो इधर, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करोगे तो भैया -10। एक काम करो, डायरेक्ट घटाओ। अगला पद कौन है भाई? -16। पिछला पद कौन है? -10, घटाओ। -16 प्लस 10 कितने गैप भैया? 6 का गैप, -6 का गैप, ठीक है। फिर अगला पद कौन है? -2, और इसमें से -16 घटाओ, ठीक है। -2 माइनस माइनस प्लस का 16 गैप आ गया 14 का। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे गैप 14 है, ठीक है ना। यहाँ पर तो कहने का मतलब यहीं पर फेल कर गया, ठीक है ना। -6 और 14 आ गया, तो ये सार्वंतर बराबर आना चाहिए था, तब समांतर श्रेणी में होगा। तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से जब इसका भी चेक करोगे घटा करके तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। आ जाओ इस क्वेश्चन के देखो, ठीक है। गलत को पहले छांटते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि ये समांतर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि नहीं बोला, समांतर श्रेणी में जो नहीं होगा उसको आंसर लेना है। तो सर ये तो समांतर श्रेणी में है ऑप्शन भी, तो इसको पहले ही सब छाट दीजिए, समझ गए। आ जाओ, कौन नहीं है समांतर श्रेणी में, इसको चेक करना है। अब ध्यान दो, ऑप्शन ए भी समांतर श्रेणी में होगा, कैसे? तो चेक करके बताते हैं, आ जाओ थोड़ा। ये है ए+डी, ए+2D, ए+3D। आगे करके ऐसे ही डैश डैश करके, तो अगले पद से पिछला पद घटा दो, A+D से ए घटा दो, कितना आएगा? ए आया। फिर A+2D से A-D घटा दो, ठीक है। सिंपल बात है भाई, A+2D जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -A, और प्लस का है तो माइनस का डी बन जाएगा, ए से ए कैंसल। अब फिर वही 2D में से डी घटा दोगे, डी आ जाएगा। एक मिनट, डी यहाँ पर डी लिखना था, ए नहीं होगा, ठीक है, डी। तो सर यहाँ पर भी डी आ रहा है, एक काम कीजिए आगे भी चेक कर लीजिए सर थोड़ा। A+3D माइनस कर दीजिए सर A+2D, ठीक है। तो सर A+3D हो जाएगा और -A-2D, ए से ए कैंसल, 3D से 2D जाएगा, डी बचा। कहने का मतलब है सर इस ऑप्शन ए का सार्वंतर बराबर आ रहा है, ठीक है ना सर। तो ऑप्शन ए का सार्वंतर बराबर हो रहा है तो सर ये तो समांतर श्रेणी में होगा, ये तो सर एपी में होगा। लेकिन आंसर में क्या लेना है? जो नहीं होगा, ठीक है। तो सर ये एपी में है तो हमको आंसर में नहीं वाला लेना है, जो एपी में नहीं होगा उसको लेना है। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, ठीक है ना।
जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा उसी को आंसर लेंगे, जो समांतर श्रेणी में होगा उसको आंसर नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद बोला है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो जो समांतर श्रेणी में नहीं है उसी को आंसर लो, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं और ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं एक बार। आ जाओ ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ध्यान दो ऑप्शन सी में देखो। यहाँ पर तीन कितने बार लिखा गया है, एक बार लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर तीन एक बार लिखा गया, यहाँ पर तीन दो बार लिखा गया, यहाँ पर तीन तीन बार लिखा गया, यहाँ पर तीन चार बार लिखा गया। एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा है, कहने का मतलब जब भी आप कॉमन डिफरेंस सार्वंतर चेक करोगे इसका सार्वंतर बराबर नहीं होगा। समझ गए ना। अगर इसका सार्वंतर बराबर नहीं होगा, इसका अगर सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो यही समांतर श्रेणी में है, समझ गए। और एक और डी ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि 1/2, ठीक है ना, किस में से घटा लेंगे, इसका अगला पद 1/3 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा। 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 -1/6, ठीक है। फिर 1/6 में से 1/3 घटा लेंगे, ठीक है। आ जाओ थोड़ा देखो, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 1 जा 6, 1 3 2 जा 6, 2 -1/6, ठीक है। सर यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस बराबर दिख रहा है, एक और टर्म है उसको चेक कर लेते, 0 -1/6, ठीक है। ठीक है भाई, सब ठीक है, तो घटेगा तो आ जाएगा -1/6। तो कहने का मतलब है सर, इसका सारवंतर बराबर है। सारवंतर बराबर है, कौन है वह सारवंतर, -1/6, ठीक है। -1/6, ठीक है। अगर सारवंतर -1/6 बराबर है सर, हर टर्म के बीच -1/6 का गैप है, -1/6 का गैप है सर, इसके भी बीच -1/6 का गैप है, तो कहने का मतलब सर ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है, तो इसको आंसर लेना नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। फाइनल आंसर मेरा सी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा, ठीक है ना। हम्म। अब थोड़ा ध्यान से, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, अब थोड़ा फोकस करना, जो नहीं है, जो समांतर श्रेणी में नहीं है ना उसको लेना है, ठीक है, फोकस करना। अब ध्यान दो, ए ऑप्शन चेक करते हैं भैया। एक का स्क्वायर एक, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और ये 7 का पावर 3 था, इस बात को समझना, ये 73 नहीं, ये 7 का पावर 3 है। ये हो जाएगा आपका 343, ठीक है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब है सर, 7 7 का पावर 3 था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सर, ये तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में, तो ये समांतर श्रेणी नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा, एक मिनट, समांतर श्रेणी में नहीं है, 1 25 49 73। एक मिनट रुक जाओ, शायद मैंने क्वेश्चन में गलत बदल दिया चीज को, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 73 ही है शायद, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एक का स्क्वायर, ऑप्शन ए को चेक कर, एक का स्क्वायर एक, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये 73 है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस चेक करें, 25 में से एक घटाओ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 49 में से आप घटा दो 25 आ जाएगा 24, और 24 लिखा जा भाई, 73 में से 49 को घटाओ, 13 में से 9 गया 4, ठीक है, फिर 6 में से 4 गया 2, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो सर इसका पहले वाले टर्म को, पहले वाले ऑप्शन का सार्वंतर बराबर आ रहा है। कहने का मतलब है सर ये एपी में होगा, अगर ये एपी में होगा तो ऑप्शन ए भी एपी में होगा, लेकिन ऑप्शन ए को तो आंसर में लेना नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में नहीं है। जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा उसको लेना है, तो सर ये तो ऑप्शन ए समांतर श्रेणी में है, इसको नहीं लेना है। समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला है नहीं वाला को लो, ठीक है। आ जाओ, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, और इस चीज को मैं जस्ट अभी समझाया था, √2, √8 और √18, ठीक है ना। तो ये भी आपका एपी में है, अगर ये एपी में है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। जब इसको आप देखोगे तो -6, अगले पद से पिछले पद को घटाओ, -10, यानी कि -6 + 10 कितने गैप सर, 4 का गैप,
ठीक है। फिर -2, उसका पिछला पद है -100, घटाओ, ठीक है ना। -2 प्लस 6 कितना गैप सर, 4 का गैप। फिर अगला पद है दो, ये दो, इसका पिछला पद है -2, तो घटाओ, -2 और माइनस माइनस प्लस दो, ठीक है ना। 4 सर, 4 का गैप हो रहा है, सार्वंत्र बराबर हो रहा है सर, तो कहने का मतलब सी का सार्वंत्र बराबर हो रहा है, तो जिस श्रेणी का सार्वंत्र बराबर हो जाए वो समानांतर श्रेणी में है, तो इसको तो आंसर लेना नहीं है, क्योंकि समानांतर श्रेणी में नहीं है उसको आंसर ले, एक ही ऑप्शन बच रहा है डी, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लोग बात को समझ जाओगे मेरे, ठीक है ना, और मेरे रिदम से आपका मतलब कि आप मेरे रिदम में आ जाओगे ना, तब जा करके आप, मैं स्पीड खुद चलूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला भी आप समझ गए, आओ इस क्वेश्चन में आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखना। 1 3 9 27, ठीक है। तो कहने का मतलब सर, यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे। यहाँ पर 2 का गैप है सर, यहाँ पे 6 का गैप है, और यहाँ पर अचानक 18 का गैप हो गया सर। समांतर श्रेणी है क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो पहला तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, दूसरा में आ जाओ ए। यहाँ पर देखो, 2a में से ए घटाओगे ए आ जाएगा, 3a में से 2a घटाओगे ए आ जाएगा, 4a में से 3a घटाओगे ए आ जाएगा, कहने का मतलब यही समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दो, ये ए है, और ए स्क्वायर हो गया, ए क्यू हो गया, और A4 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पावर बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, मान पावर बढ़ते जा रहा है, तो कैसे ये एपी में हो जाए। जैसे कि मान लो कि दो है, दो का स्क्वायर, दो का पावर 3, दो का पावर 4, अब थोड़ा ध्यान से, 2 4 8 16, और दो का पावर 5 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। यहाँ तक तो ठीक है भाई, 4, यहाँ तक ठीक है, 4, ठीक है ना, 2 4 8, और यहाँ तक 8 आ गया, और यहाँ पर आ गया कितना, अचानक आ गया फिर 16। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से कोई चीज दिखाई दे देना, तो डायरेक्ट बोला कि वह समांतर श्रेणी में नहीं, बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग पावर दिखाई दे देगा सेम वेरिएबल पे, इंक्रीजिंग पावर दिखाई दे दे, यानी कि बढ़ता हुआ पावर दिखाई दे दे, ठीक है ना, लगातार बढ़ता हुआ पावर दिखाई दे, तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आ जाओ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 4 9, ठीक है, कितने गैप, 3 का गैप, कितने गैप, 5 का गैप, ठीक है ना, 4 5 9, ठीक है। तो फिर ये भी आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। हम हर ऑप्शन को चेक करके बता दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। जब आप इस बात को समझने लगोगे तो मैं खुद स्पीड चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5, 5 हो गया है क्या, 6। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें समझो, 1 और 7 के बीच कितने गैप है सर, इसके बीच गैप है सर 6 का, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 7 16, ये एपी कौन समांतर श्रेणी में है। तो भैया पहल का समांतर श्रेणी में तो नहीं होगा, ऑप्शन ए, छांट दो इसको। दूसरा देखो, पावर बढ़ते जा रहा है, अभी जस्ट बताया ना कि अगर कोई वेरिएबल होगा उसका पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते जा रहा होगा, तो वह एपी में नहीं होगा, डायरेक्ट काटो, समझ गए। अब सी देखो, यहाँ पर 2x में से x घटा दोगे x आ जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x घटा दोगे x आएगा, 4x में से 3x घटाओगे x आएगा, कहने का मतलब सर सार्वंत्र बराबर है, यही आपका समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये इसका मतलब हो जाएगा 4, इसका मतलब हो जाएगा 16, इसका मतलब हो जाएगा 36, इसका मतलब हो जाएगा 64, ठीक है ना। इसका गैप कितने का है, बोलोगे 12 का। यहाँ पे गैप कितने का है सर, 36, 6 में से हो गया 0 2, ठीक है ना, 20 का गैप है सर। कैसे हो सकता है, तो सर इस ऑप्शन डी का समांतर सार्वंत्र बराबर ही नहीं है, ठीक है ना। सार्वंत्र बराबर नहीं हो तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन तो समांतर श्रेणी नहीं है अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन एक ही सही हो रहा है, कौन, सी। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा हम और आगे चलते, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, ये सब 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ जाओ, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला ध्यान से देखो, 1 का गैप है, 3 1 2 1 3 3 1 4, फिर 4 के आगे आएगा 5, ठीक है ना। तो उतना नहीं देखना, बस गैप देखो, 1 का गैप है इसके बीच, इसके बीच 1 का गैप है, इसके बीच 1 का गैप है। तो सर ये तो समांतर श्रेणी में होगा, लेकिन हमको लेना है नहीं वाला, जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। तो जो समानांतर श्रेणी में होगा उसको पहले काट दो, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे से 2 4 6 8, 2 का गैप है सर,
दो का गैप है, दो का गैप है सर, ये भी समांतर श्रेणी में होगा, लेकिन हमको नहीं वाला लेना है तो काटो इसको। तीन छः नौ बारह, देखो तीन का गैप, तीन का गैप, तीन का गैप सर, ये भी सर्वंत्र बराबर है सर इसका, यानी कि समांतर श्रेणी में होगा। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो इसको लेना नहीं है, क्वेश्चन खुद बोला है। आ जाओ, समांतर श्रेणी में बस यही ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी, और जस्ट बताएं कुछ देर पहले, ठीक है। सारा रिपीट हो रहा है ऑप्शन, ध्यान दो, ऑप्शन पे ध्यान फोकस रखना जरूर, ठीक है ना। आगे चलो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। अब देखो यहाँ से चेंज हो गया टाइप, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझ पाए होंगे। इसी तरह से मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते चलूंगा, और हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े, और अपना बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जाम है मैट्रिक का, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। मैं 100%, 50 में 50 आप मार करके आओगे, अगर आप मेरे लेक्चर को देखोगे तो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा चीज को। अगर समांतर से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम 150 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, ठीक है ना। और 150 क्वेश्चन कम नहीं है, आप यूट्यूब पर उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना लेक्चर नहीं होगा, ठीक है ना, और इतना क्वेश्चन भी नहीं होगा। और इसी तरह समांतर से नहीं करना ही, हर एक चैप्टर का अभी तक तो कोई नहीं बनाया, लेकिन आने वाले समय में बना दे, मैं इस बात को नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आने वाले समय में कोई बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर का समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, जितना भी चैप्टर है क्लास 10th का मैथ का, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग लगभग 150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। और हर एक क्वेश्चन और हर एक चैप्टर को कम से कम एक हफ्ता में खत्म करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता में खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और थोड़ा स्लो भी चलेंगे, कोई जैसे कि मान लो त्रिकोणमिति हो गया, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता तो उसमें थोड़ा स्लो हो जाएंगे, ज्यामिति में थोड़ा स्लो हो जाएंगे, लेकिन चलेंगे जरूर, ठीक है। और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे एग्जाम से पहले तक, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ो, और अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी यहाँ से कर सकते हो, ठीक। कहीं भी पढ़ते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ जुड़ करके ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और इतना आसान एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे कि जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जब लगेगा कि आप लोग बात को समझ गए हो, जब मुझे अंदर से लगेगा कि हाँ कि आप लोग बात समझ गए हो, तो हम तब जाकर के स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। वहां पर समय मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और रोज क्लास ये चलेगा 2:30 से चलेगा पर डे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।